रॉबर्ट ओपनहाइमर का जो आजकल चल रहे हैं ट्रेंडिंग, उनका भारत के पार्टीशन में बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है। अगर भारत का पार्टीशन विभाजन 1937 में हुआ होता या 1957 में हुआ होता तो बहुत अलग होता। हाँ, लेकिन क्योंकि ये 1947 में हुआ, इसलिए वो उसका कारण और जिस तरीके से हुआ वो पार्टीशन, उसमें रॉबर्ट ओपनहाइमर का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। अब ब्रिटेन के पास बॉम्ब नहीं, लेकिन रशिया बॉम्ब बना रहा है और रशिया ब्रिटेन के ज़्यादा दूर नहीं है, तो कल को ब्रिटेन खतरे में पड़ जाएगा, उसका पूरा का पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक गिलगिट के पास एक साइज्मिक मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया। तो उस करियापा के इंसिडेंट के बाद में इन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि भाई हमको तो यहाँ से निकलना है, लेकिन हमको यहाँ रहना भी है, क्योंकि हमें वो अकूस्टिक मॉनिटरिंग स्टेशंस, वो दो साइज्मिक मॉनिटरिंग स्टेशन, वो दो अकूस्टिक मॉनिटरिंग स्टेशन, और फिर ये पेशावर और रिसालपुर एंड चकलाला, पेशावर के पास में रिसालपुर एयरबेस था रॉयल एयरफोर्स का, और चकलाला रावलपिंडी पे एयरबेस था। उन्होंने वहाँ से फ्लाइट्स शुरू की हुई थी रिकॉनेसेंस की, जो कि फ़ोटोग्राफ्स लेती थी ये रशियन न्यूक्लियर एक्टिविटी की, ताजिकिस्तान में, ये जिंजियांग में, इस पूरे इलाके में। ये पूरा का पूरा जो ये सारा गेम प्लान चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब ये कश्मीर का हमारे हाथ में होना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट कश्मीर हमारे ये जो अकूस्टिक मॉनिटरिंग और ये जो साइज्मिक मॉनिटरिंग है नहीं हो पाएगी। और तब तक ब्रिटेन का बॉम्ब भी नहीं बना था। और उन्होंने कहा कि ये जो फ्लाइट्स हैं और ये पंजाब का विभाजन भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो ये जो दो बेसेस हैं रिसालपुर और चकलाला, जहाँ से कि हमारी रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स चल रही हैं, वो नहीं चल पाएंगी, तो हमारा जो पूरी ये मॉनिटरिंग है वो हम नहीं कर पाएंगे। 1948 को हमें आज़ादी मिल रही थी। माउंटबेटन मार्च के महीने में आया 47 में, 22 मार्च को, और फिर मई के महीने में वो इंग्लैंड गया। वहाँ के आने के बाद में जून के फर्स्ट वीक में उसने ये ऐलान किया कि आज़ादी की डेट आगे आ गई है 10 महीने, ये अब 15 अगस्त होगी। उन्होंने आज़ादी की डेट एडवांस इसलिए की क्योंकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस को पता चला कि रशियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में बड़ी भारी तब्दीली हो गई है और वो एडवांस कर रहे हैं आगे, और उनका रिएक्टर क्रिटिकल होने वाला है। उसने रोड बनाई और उसने कहा कि ये कह दो कि हम तिब्बत में इन्वेजन कर रहे हैं। भैया तुम कौन सा बेवकूफ़ वहाँ पे पश्चिम तिब्बत में जाएगा जहाँ पे रेगिस्तान है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे 5% आबादी है, तो वहाँ पे इन्वेड करके क्या करोगे? तुम ये सच बताओ ना कि हम रोड बना रहे हैं स्टालिन के लिए, रोड बना रहे हैं ताकि जो यूरेनियम ऑक्साइड चिन का जो इंडिया का यूरेनियम था वो आप माइनिंग करके वहाँ भेज रहे हो ताजिकिस्तान में। 1953 में जब अब्दुल्ला बर्खास्त हुआ, उसकी सरकार बर्खास्त हुई, जेल में डाला गया, वन ऑफ द रीजंस वाज ब्रिटिश प्रेशर, एंड वहाँ के रशियन जो स्पाइज हैं वो लगातार वहाँ जा रहे थे श्रीनगर में। आज जो वो चीनी बैठे हैं लद्दाख में, वो इसी चक्कर में बैठे हैं, क्योंकि लद्दाख एट दैट टाइम, आज की डेट में क्या है कि उसका पानी जो है दैट इज़ वेरी वाइटल बिकॉज इट प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। नमस्ते सर। नमस्ते, वेलकम बैक। थैंक यू। एक हफ्ते के अंदर अंदर तो सर ये मैं आपकी दूसरी पुस्तक जो है डार्क सीक्रेट्स, ये मैंने पढ़ी। इसका नाम तो है पॉलिटिक्स, इंट्रीग एंड प्रॉक्सी वॉर्स इन कश्मीर, लेकिन इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है कि भारत के विभाजन का असली कारण क्या था। तो जो नॉर्मल थ्योरी है हमारे दिमाग में वो ये है कि भाई गांधी ने आज़ादी दे दी बिना खड़क बिन ढाल, तो नॉन वायलेंट फ्रीडम मूवमेंट थी, और कांग्रेस की जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसने आज़ादी दिलवाई। दूसरी एक जो हालांकि अभी रिसेंटली पॉपुलर हुई है कि गांधी ने नहीं, बोस ने आज़ादी दिलवाई, क्योंकि जो आईएनए थी उसके प्रेशर में और जो फिर उसके बाद रिवोल्ट हुआ आर्मी में, उसकी वजह से फिर जो ब्रिटिश थे वो छोड़ के चले गए। और उसके बाद फिर पार्टीशन का तो ये आता है कि भाई पार्टीशन इसलिए हुआ कि हमारा जो बॉर्डर है, मतलब एक तो 1940 में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन आ गया था और रिलीजियस पोलराइजेशन हो गया था,
और फिर उन्होंने थोड़ा सा नेगोशिएशन हुआ और उसके हिसाब से बीच में से लाइन खींच दी। लेकिन जो ये लाइन खींची गई हैं इंक्लूडिंग स्पेशली कश्मीर में, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही पहले से ही डिसाइडेड था। तो ये आपकी जो थ्योरी है कि ना तो सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट का एक एंगल है, ना सिर्फ बोस का और रिवोल्ट है जो आर्मी का रिवोल्ट है, एक तीसरी थ्योरी है जो आपने इस पुस्तक में डिटेल में लिखी है और उसकी कहानी 1880 के दशक में शुरू होती है, 1890 में। वहाँ से मैं चाहता हूँ कि आप शुरू करें, फिर धीरे धीरे परतें खोलते जाएंगे। ये देखिए, ये तीनों जो नैरेटिव्स हैं ना, ये इनका जो संगम है उसके फलस्वरूप ये आज़ादी हमें मिली। तो ये ज़रा किताब दीजिए मुझे। ये इसमें इस किताब के कवर पे आप देखेंगे कि यहाँ पे चाइना के चेयरमैन माओ हैं और रशिया के ये हैं आप जोसेफ स्टालिन। अब ये जो दो व्यक्ति हैं, इनकी भी बड़ी भूमिका थी हमारे आज़ादी और आज़ादी के बाद में जो कश्मीर का जो मसला था, उन्होंने उसको बड़ा भारी इन्फ्लुएंस किया। तो मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ कि 1885 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश राज जो था, पहले तो ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका जो ब्रिटिश राज था वो एक हिस्सा था। जैसे मैथमेटिक्स में कहते हैं ना, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ब्रिटिश राज वॉज अ सबसेट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जो ब्रिटिश एम्पायर था वो सुएज कैनाल पे ख़त्म होता था और जो ब्रिटिश राज है वो सुएज कैनाल से शुरू होकर सिंगापुर तक जाता था और ऊपर गिलगिट तक और नीचे श्रीलंका की राजधानी कोलंबो तक। तो पहले कलकत्ते से और फिर दिल्ली से ये पूरा साम्राज्य जो है ये कंट्रोल होता था। आजकल आपको पता है कि पिछले 50-60 सालों में अमेरिकी फ़ौज हर जगह जाती है और वो हर एक देश में जाके तख्ता पलट देती है और वो फिर लॉ एंड ऑर्डर का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। उन दिनों में 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के फर्स्ट 50 सालों में ये इंडियन आर्मी जो थी, जिनके मतलब फ़ौजी सारे देसी थे और जो अफसर थे वो ब्रिटिश थे, वो हर जगह जाके घुसपैठी करते थे और वो लॉ एंड ऑर्डर बनाते थे। तो विदाउट इंडियन आर्मी, जिसके 3 वो थे फीचर्स, नाम, निशान और नमक। नाम पलटन का, निशान ब्रिटेन का झंडा और नमक बादशाह का नमक खाया हुआ, क्योंकि वो बादशाह जो था वो फिर भारत का भी बादशाह था। तो ये जो इंडियन आर्मी थी ये सारे लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखती थी। तो 1885 में अंग्रेज़ जो थे वो एक दुविधा में पड़ गए। एक तरफ से वो अफ़ीम बेच रहे थे चीन में, जो अफ़ीम भारत में उगाया जाता था, और दूसरी तरफ से उनको डर था कि ये जो रूसी साम्राज्य है, ज़ार का जो एम्पायर है, वो कहीं उन्हें हज़म ना कर दें। तो कश्मीर में एक महाराजा थे रणबीर सिंह, उन्होंने वो उसकी अपनी सरहद को बड़ा एक्सपेंड किया और जो कश्मीर और जम्मू और कश्मीर वैली से उन्होंने अपने साम्राज्य को एक्सटेंड किया। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ये बंदा जो है ये तो चाइना को चुनौती दे रहा है। अब चाइना वो कमज़ोर ताकत थी उस समय, लेकिन अंग्रेज़ों को चाइना की ज़रूरत थी एज ए बफर बिटवीन ज़ारिस्ट रशिया एंड ब्रिटिश राज। तो उन्होंने कहा इस पर रोक लगाओ, पाबंदी लगाओ। वो चाहता था रणबीर सिंह कि उसका बेटा जो है, उसका नाम था अमर सिंह, छोटा बेटा, वो गद्दी पे उससे सक्सीड करे। लेकिन अंग्रेज़ों को लगा कि जो अमर सिंह आएगा तो वो तो फिर वही पॉलिसीज़ फॉलो करेगा जो उसके फादर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, जो उनका बड़ा बेटा है प्रताप सिंह, उसको हम गद्दी पे बैठाते हैं। तो उन्होंने फिर एक डील की प्रताप सिंह से कि हम तेरे को गद्दी पे बैठाएंगे, लेकिन जो हमारा रेजिडेंट है, जो कि पॉलिटिकल ऑफिसर है, उसको तुम रिपोर्ट करोगे, वो श्रीनगर में बेस्ड होगा। तो 1885 में ब्रिटिश रेजिडेंट पहली बार वहाँ पे श्रीनगर में वो उसने अपनी गद्दी संभाली। पर वो प्रताप सिंह भी बाज नहीं आया, उसने भी अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ फॉलो की। तो 1889 में उन्होंने उससे बेदखल कर दिया किंगडम से और उन्होंने उसको डिपोज कर दिया।
और एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी और काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया, जिसमें कि अमर सिंह और राम सिंह जो उसके दो भाई थे, ब्रिटिश रेजिडेंट पुलिस का, और ये उनका जो चीफ सेक्रेटरी था, वो सारों के हाथ में ये स्टेट की बागडोर उन्होंने दे दी। अब ये आपका चलता गया 1889 से 1915 तक। अब क्या हुआ कि 89 में उन्होंने फिर साथ में एक गिलगिट एजेंसी क्रिएट की और गिलगिट का उन्होंने विभाजन किया। अब गिलगिट की जो जगह है, वो जो रियासत थी, उसके साथ में 3-4 और छोटी रियासतें थी। एक चित्राल आसपास में, एक हुंजा, एक इश्कोमान, एक कोहे खिजर और एक पांचवी थी, मैं भूल गया हूँ उसका नाम। तो हुंजा उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट थी, हुंजा और चित्राल। तो अब उन्होंने कहा कि गिलगिट को हम इसका विभाजन करते हैं। तो गिलगिट एंड गिलगिट वज़ारात, नाउ गिलगिट वज़ारात वाज अ सबसेट ऑफ गिलगिट, मतलब एक उसका हिस्सा था, उसमें ही महाराजा की हुकूमत चलती थी। बाकी हिस्सों में ब्रिटिश रेजिडेंट था जो कि गिलगिट में वो शासन चलाता था और वो अपने सरहदों को मॉनिटर करता था। तो क्या हुआ, ये 1917 में नवंबर के महीने में क्रांति हुई रूस में, और कम्युनिस्टों और ज़ार के बीच में लड़ाई हुई, सिविल वॉर हुआ, 3 साल तक सिविल वॉर चला। और उस सिविल वॉर के तहत वाइट रशियन आर्मीज़ थी जो कि रेड रशियन आर्मीज़ के साथ में लड़ रही थी। रेड रशियन तो कम्युनिस्ट थे, और वाइट रशियन आर्मीज़ को समर्थन मिला था ब्रिटेन से, फ्रांस से, और वो जंग चल रही थी। उस दरमियान क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इंडियन आर्मी को भी इसमें घुसेड़ दें, क्योंकि हम साउथ से ऊपर एडवांस कर सकते हैं। तो उन्होंने 1918 में एक इंडियन आर्मी का दस्ता भेजा। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये एक मेजर जनरल थे मेलिनसन करके, ये इंडियन आर्मी के मेलिनसन थे। और इन्होंने ये फोर्स जो थी वो उन्होंने लीड की, और वो उसमें था, एक तो थे ये 19th पंजाब राइफल्स की पलटन थी, और ये आपका 28th लाइट कैवलरी। तो ये लोग जो हैं, ये मर्व है तुर्कमेनिस्तान में, सोवियत रशिया में, सदर्न रशिया में, और इन्होंने वहाँ पे 3 इलाकों में लड़ाई की, काका, अरमन सगाद एंड दुशक। और ये 10 महीने तक रशिया में रहे, और वो वहाँ से तब गए जबकि उस इलाके में वाइट रशियन आर्मीज़ कमज़ोर पड़ गई थी और कम्युनिस्टों का दबाव बढ़ गया था, दबदबा बढ़ गया था। उस समय जो ये वहाँ का कॉमिसार था, जो कि आप समझ लीजिए किस्म का गवर्नर था उस इलाके का, वो कॉकेसस इलाका है रशिया में, उसके नीचे आता था, उसके अधीन था, और वो कॉकेसस का बॉस था जोसेफ स्टालिन। और उसको ये बड़ी वो जिसे कहते हैं ना कि तकलीफ़ हो रही थी कि ये जो इंडियन आर्मी आ गई, क्योंकि इंडियन आर्मी उस वक़्त दुनिया की 2-3 सबसे ताकतवर आर्मियों में से थी। हालांकि कुछ चंद ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, लेकिन बाकी फ़ौजी तो देसी थे और वो लड़ने में बड़े काबिल थे। तो वो घबरा गए कि ये हुआ। तो उन्होंने कहा अब इसको कैसे काउंटर किया जाए, ये भारत को कैसे काउंटर किया जाए। तो उन्होंने 1920 में इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये की उन्होंने ताशकंद में, और उसके जो 2 इंडियन प्रमोटर्स थे, वो एक था M.N. रॉय और एक था अबानी मुखर्जी। अब बंगाल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी चली थी, हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी, जबकि कुछ रेवोल्यूशनरीज़ ने जर्मनों का साथ लेके, उनकी मदद लेके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करने की कोशिश की, और वो सारे बंदे वहाँ से भाग गए थे और वो यूरोप चले गए। उनमें से M.N. रॉय था एक, और उनमें से अबानी मुखर्जी था। तो इन्होंने फिर ये मतलब कॉमिंटर्न जो था, वो रशिया का जो उसकी जो आइडियोलॉजी थी उसको प्रमोट कर रहा था पूरे विश्व में। तो उन्होंने ये 1920 में ये शुरू कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और उसको जो चला रहे थे मॉस्को से, एक कॉमरेड पेट्रोव थे,
उन्होंने निशाने में सुभाष चंद्र बोस और नेहरू और कई ऐसे जो वामपंथी पॉलिटिशियंस थे, नेता थे कांग्रेस के अंदर में नए नए, उनको टारगेट करने की कोशिश की कि उनका रुझान रूस की तरफ झुकाया जाए और वो प्रो रशियन उनकी थिंकिंग हो। तो ये सारा काम चल रहा था। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है जो ये मैं वहां पे आऊंगा। हाँ। लेकिन एक वो जो दारू पार्टी होती है 1890 या 91 में, हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी इम्प्लीकेशन जो है वो आज तक, आपने जैसे लिखा पुस्तक में, वो आज तक है। तो वो ब्रिटिश ऑफिसर होता है, एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी का ऑफिसर, और एक है रशियन ऑफिसर। उसका नाम था रशियन का ग्रोमचेव्स्की। हाँ, क्योंकि वहां से ही पता चलता है, वहां से ये शुरू होता है कि यार बफर तो कुछ रहा ही नहीं। ये तो रशिया वाले तो इधर तक आ गए, गिलगित तक उनका एक्सेस होने वाला है। वो एक्चुअली वहाँ पे चित्राल में पहुँच गए थे, और ये जो ब्रिटिश ऑफिसर था इंडियन पॉलिटिकल सर्विस का यंग हस्बैंड, उसको वहाँ पे वो उसकी वो जिससे टक्कर हुई थी ये ग्रोमचेव्स्की के साथ में जो रशियन था, और उन्होंने उसको नक्शे दिखाए, और उन नक्शों के तहत ये सारा गिलगिट और कश्मीर का जो हिस्सा था वो सब रशिया के अंदर आ रहा था। तो उसने कहा ये तो हमारी ज़मीन है, आओ वोडका पियो और फिर वापस जाओ, अपने बॉसेस को बताओ कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम अब यहाँ पे मत आओ। और जो महाराजा रणबीर सिंह थे, उन्होंने सिंकियांग को में प्रवेश करके एक जगह है शाहिदुल्ला, वहाँ पे उन्होंने एक किला बनाया था। और जब ये महाराजा प्रताप सिंह को अंग्रेज़ों ने रिकग्नाइज़ किया कि ये महाराजा बन गए, उन्होंने उससे कहा कि वो किले को खाली कर दो, क्योंकि हम उंगल नहीं देना चाहते चाइनीज़ को, क्योंकि एक तरह से वो चाइनीज़ को कमज़ोर कर रहे थे। उनका ये आप चांदी ले रहे थे, उनको हफीम बेच रहे थे, हफीमची 25% चाइना जो था हफीमची हो गया था। ये 19th सेंचुरी में मेल पॉपुलेशन हफीमची हो गई थी। अच्छा। और साथ में वो चाइना का इस्तेमाल करना चाह रहे थे कि ये रशिया और इंडिया के बीच में दरमियान में चाइना को डाल दो कि वो बफर बन जाए, और फिर वो रशियन एक्सपेंशनिज्म जो है वो रुक जाए। तो उस मुलाकात के बाद में अंग्रेज़ों को डर लग गया कि भाई ये ग्रोमचेव्स्की यहाँ तक आ गया। फिर इनकी एक ट्रीटी हुई थी, एंग्लो रशियन ट्रीटी 1904 या 1905 में हुई थी। वो तो जार जो था वो उसका रिश्तेदार ही था। वो इंग्लैंड के महाराजा का, क्वीन का और महाराजा का रिश्तेदार था। तब तक क्वीन मर चुकी थी, और वो एडवर्ड VII आया था गद्दी पे, तो वो भी भारत का भी सम्राट था उस समय। तो उस संधि के बाद में फिर ये कम्युनिस्टों ने जब उनका जार का तख्ता पलटा, तो तब ये नया खेल शुरू हो गया। पर वो खेल वही था जो जार का नज़रिया था, वो कम्युनिस्ट पार्टी का भी नज़रिया था कि भाई हम जितनी ज़्यादा ज़मीन पे कब्ज़ा कर लें और उतनी हमें फ़ायदा होगा, और ख़ासकर ये जो इलाके हैं इससे हमें फिर उनको एक्सेस चाहिए था इंडियन ओशन में। अच्छा। ताकि उनका ट्रेड बढ़ सके। और रशिया जो है अक्सर अफ़गानिस्तान में किस लिए आया, वो आया ताकि वो फिर साउथवर्ड मूव करके इंडियन ओशन में आ जाता, कि पाकिस्तान के थ्रू ग्वादर पे आके क्लाइंट स्टेट बना देता, अल्टीमेटली वहाँ पे अपना पोर्ट बना देता, क्योंकि बिग पावर राइवलरी हो रही थी। तो ये वो कहानी थी। अच्छा। और तो फिर हम आते हैं कि वापस आते हैं अब फिर कम्युनिस्ट पार्टी 1935 में क्या हो रहा था। अब 1935 में क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी फैल रही थी, कॉमिंटर्न बड़ा एक्टिव था, और 1936 में उन्होंने घुसपैठी भेजे कांग्रेस पार्टी के अंदर। उसमें ये MN रॉय था, उसमें आपके ये जो CPM के बड़े नेता थे नमूद्रीपाद, वो भी थे, कई लोग थे, सज्जाद ज़हीर था, कोई बाटलीवाला था, कई लोग आए घुसे कांग्रेस पार्टी के अंदर में, और उन्होंने ये कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में विचारधारा को उसमें तब्दीली लाई जाए, कि वो लेफ़्ट विंग वामपंथी विचारधारा वो उसका दबदबा हो, और ये जो राइट विंग है और जो ये कंजर्वेटिव विचारधारा है उसको एक तरफ कर दे। अब उन्हीं दिनों में रशिया ने, सोवियत रूस ने वो घुस गए सिंकियांग में क्योंकि वो जगह जो थी उसमें ये पदार्थ बहुत थे, मिनरल्स बहुत थे, ऑयल था, और उन्होंने सोचा कि भाई इसको हम इसकी हार्वेस्ट करेंगे, इसमें सब ये माल निकालेंगे।
और अंग्रेज़ों को फिक्र पड़ गया, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1935 में महाराजा ऑफ कश्मीर के साथ में एक और ट्रीटी की, और उन्होंने वो जो गिलगिट का वज़ारात था उसमें से और हिस्सा निकाल दिया कि भाई वो हमारे भारत सरकार के कंट्रोल में होगा। तो जब ये पूरा हिस्सा उनके कंट्रोल में आया तो उन्होंने फिर वहाँ पे जासूसी शुरू कर दी कि यहाँ पे सिंकियांग में हो क्या रहा है, और भारत सरकार का एक कॉन्सुलेट था काशगर में, जहाँ से पे हमारी मतलब डिप्लोमेटिक प्रेजेंस थी, और वहाँ पे से स्पाइंग हो रही थी कि यहाँ पे ये रूसी क्या कर रहे हैं। तो जब ये सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की प्रेसिडेंसी की बागडोर संभाली 1937 में, उसके बाद में 1939 में उन्होंने फिर इलेक्शन जीता, विच वाज मतलब महात्मा गांधी के विशेस के खिलाफ था। उन्होंने कहा था कि एक टर्म सिर्फ है कांग्रेस प्रेसिडेंट की, एंड एवरी ईयर देयर शुड बी अ न्यू प्रेसिडेंट। तो बोस के साथ में ये लेफ्टिस्ट कांग्रेस में आ गए, और फिर जो ये वाइसरॉय था लिनलिथ गो। तो ये देखिए, ये यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हाँ। जो हम सोचते थे कि वो ये है कि बोस को हटाने का, कांग्रेस प्रेसिडेंसी से हटाने के पीछे गांधी के पर्सनल पॉलिटिकल रीजंस थे, वो थे। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण ये भी था, जैसे आपने अपनी पुस्तक में लिखा है, कि जो वाइसरॉय थे उन्होंने बताया गांधी को कि ये रशिया की चाल है कि वो इसको कम्युनिस्ट्स को कांग्रेस पार्टी में धकेल रहे हैं, और ये जो देखिए बोस दोबारा से बन गया, इसका मतलब ये है कि ये कांग्रेस का टेक ओवर हो गया है कम्युनिस्टों द्वारा। और आपका जो पूरी, बिकॉज बोस की जो फिलॉसफी थी वो था कि आर्म स्ट्रगल, मतलब हथियारों के जरिए ही आज़ादी मिल सकती है, पीपल स्ट्रगल, आर्म स्ट्रगल। गांधी जी की ये फिलॉसफी थी, ये नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो अहिंसा को उन्होंने परे करना था, क्योंकि बोस की किताब छपी थी 1936 या 37 में, पिलग्रिम्स जर्नी। तो उसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि आर्म स्ट्रगल के बिना ये आज़ादी मिल ही नहीं सकती, और ये आर्म स्ट्रगल तो मतलब किसी की दोस्त की मदद से ही हो सकती थी कामयाब, और वो सोवियत रूस की मदद से कामयाब हो सकती थी। तो गांधी जी को बड़ा धक्का लगा कि भाई मेरी तो सारी ज़िंदगी की मेहनत और मेरी जो अहिंसा की जो फिलॉसफी है, जिसके आधार पे हम ये पूरा ये संघर्ष कर रहे हैं, ये पूरा स्वतंत्रता संग्राम कर रहे हैं, तो वो तो ख़त्म हो जाएगी ऐसे, और ये तो मतलब एक फिर कम्युनिस्ट कंट्री बन जाएगा। तो बोस को उन्होंने बर्खास्त कर दिया। अब स्टालिन को ये लेकिन वो बताइए वाइसरॉय वाली बात। हाँ, तो वाइसरॉय ने मुझे अंदाज़ा है कि ये अब ये बातें जो है सब रिकॉर्डेड नहीं है फाइल्स में, और ब्रिटिश सिस्टम जो था बड़ा सीक्रेसी ड्रिवन सिस्टम था। लेकिन लिनलिथ गो जो था उस वक़्त का वाइसरॉय, मुझे शक है कि उसने गांधी जी को ये बताया ज़रूर, उनके कान में बात डाली होगी कि भाई ये ऐसी बात होगी, आपकी पार्टी चली जाएगी, क्योंकि अंग्रेज़ों को तकलीफ़ हो रही थी ये लेफ्टिस्ट से डील करने की। वो ट्रेडिशनल कांग्रेस वालों के साथ में अच्छी तरह से डील कर सकते थे, क्योंकि उनको पता था इनका तो अहिंसा की बात है, इन्होंने तो जेल जाना है, इन्होंने तो सत्याग्रह करना है, तो इन्होंने कोई मार काट तो करनी नहीं है। लेकिन जो ये बागी आ जाएंगे, ये लेफ्टिस्ट आ जाएंगे, तो ये हथियार भी ले आएंगे, वो रशियंस का दबदबा होगा। और आप ये सोचिए कि उस समय अंग्रेज़ों को ये कतई भी उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि हम कभी भारत से जाएंगे, इसको छोड़ के जाएंगे। क्योंकि 1934-35 में जब उन्होंने महाराजा हरि सिंह से वो लीज किया था गिलगित को, 60 साल की लीज ली थी। नहीं, साथ में उन्होंने ये नया कैपिटल बनाया नई दिल्ली का। अब आप देखिए कि पहले तो सिर्फ ये लाल किला था, और लाल किले के कंपैरिजन में ये पूरा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन सब बना था, एक बड़े स्केल पे बना था। तो जब इतने स्केल पे बनता है तो आपकी विजन होती है कि भाई हम तो यहाँ ठहरेंगे, रहेंगे, 100 साल रहेंगे। किसको क्या पता था कि ये इमारतें बनने के बाद में 10 साल के अंदर में वो निकल जाएंगे। तो जो इमारतें बनाता है उसको ये अंदाज नहीं होता कि उसकी टाइम होराइजन कितनी है, वो सोचता है इट्स एन इनडेफिनिट टाइम होराइजन। लेकिन फिर कुदरत का खेल, ब्रह्मांड का खेल आ जाता है बीच में। तो वो अंग्रेज़ों को ये था कि ये इनको कम्युनिस्टों को बाहर कैसे रखा जाए। अब सुभाष चंद्र बोस जो थे वो 1939 से जब वो बर्खास्त हो गए कांग्रेस प्रेसिडेंट, उन्होंने प्रेसिडेंसी रिज़ाइन कर दी, तो उसके बाद में उन्होंने एक गुट बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक का कांग्रेस पार्टी के अंदर में, और वो दूसरा गुट था, एक गुट था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, कांग्रेस सोशलिस्ट फोरम या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी।
और वो एक ब्लॉक था, एक ग्रुपिंग था कांग्रेस के अंदर में। तो वो जाना चाह रहे थे वहाँ पे सोवियत यूनियन, स्टालिन से मिलने, लेकिन उन्होंने ये बड़ी रेवोल्यूशनरी स्पीचेस देनी शुरू कर दी, बागी स्पीचेस देनी शुरू कर दी, और उनको वही सेडिशन लॉ जो आजकल चल रहा था, उसी सेडिशन लॉ के तहत में उनको जेल में डाल दिया। तो अब इन लोगों की निगाह थी इंडिया पे। साथ में क्या हुआ कि 1936 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 8 सरकारों में 8 स्टेट्स में उन्होंने सरकारें बनाई और वो सत्ता में आए। और 1939 में रशिया और जर्मनी के बीच में एक पैक्ट हुआ। उस पैक्ट के 2 महीने बाद हिटलर ने दूसरी विश्व युद्ध शुरू कर दिया। तो अब लिनलिथ गो जो वाइसरॉय था, उसने कहा कि इंडिया भी इस लड़ाई में जाएगा, शामिल होगा। और इंडिया जो था वो वहाँ तक था। इंडिया ये भारत नहीं था सिर्फ, ईस्ट ऑफ सुएज, फ्रॉम सुएज कनाल टू सिंगापुर, ये सारा दिल्ली के दायरे में आता था। यहाँ पे जो बैठा वाइसरॉय था वो उन सब करोड़ों लोगों की किस्मत का वो ही यूज्ड टू टेक द कॉल ऑन दैट। अखंड भारत प्रो मैक्स। हाँ, अखंड भारत प्रो मैक्स। तो उसने डिक्लेयर कर दिया कि लड़ाई हो गई, वी हैव डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। तो कांग्रेस पार्टी जो है बड़ी नाराज़ हुई, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी। अब उन्होंने वो 8 मिनिस्ट्रियों से रेजिग्नेशन दे दी। तो अंग्रेज़ों के दिमाग में आया कि यार अब ये तो मामला गड़बड़ हो गया, कि ये तो मेन स्ट्रीम से हट गए, अब क्या होगा, हाउ डू वी डील विद दिस। तो उन्होंने कहा फिर ये कार्ड खेला हिंदू मुस्लिम जिन्ना का, और वो जिन्ना को लेके आए आगे, और उसका प्रचार तंत्र शुरू हो गया जिन्ना का, और ये सारा हिंदू मुस्लिम का हो गया, 2 नेशन थ्योरी हो गई, और ये पूरा का पूरा बवाल शुरू हो गया। अब उनके दिमाग में ये बात आई कि जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम हार गए या हम कमज़ोर हो गए और हमें भारत छोड़ना पड़ा, तो तब हम भारत का विभाजन करके एक हिस्सा रखेंगे जो हमारे अधीन हो, जिससे कि हमारी जो सुरक्षा है हमारे बाकी एम्पायर की, वो सुरक्षा बनी रहे। इफ़ नॉट बेस्ट देन सेकंड बेस्ट। तो वो सेकंड बेस्ट पॉलिसी रख के उन्होंने फिर ये पूरी की पूरा ये प्लान बनाया कि किस तरह से एक ऑल्टरनेटिव पावर स्ट्रक्चर, मिलिट्री स्ट्रक्चर कायम हो, जो कि जो हमें यहाँ से जाना पड़े तो हम इसको एज एन ऑल्टरनेटिव लेके आ सकते हैं। अब जब सुभाष बोस यहाँ से निकले तो वो जर्मन और रशियन हेल्प से निकले, क्योंकि तब तक जर्मन्स और रशियंस की संधि थी, एग्रीमेंट था। तो जर्मन इंटेलिजेंस और रशियन इंटेलिजेंस ने उनकी मदद की कलकत्ते से निकलने की। भगत राम तलवार कौन था? भगत राम तलवार तो सोवियत एजेंट था, और वो कम्युनिस्ट पार्टी का था, और वो डबल एजेंट भी था, वो अंग्रेज़ों का भी एजेंट था। और काबुल में इटालियन एम्बेसी ने उसको वीज़ा क्यों दिया और नया पासपोर्ट क्यों दिया सुभाष बोस को? उन्होंने उन नेताजी को वो दिया क्योंकि जो इटालियन एम्बेसडर की बीवी थी वो रशियन थी, और लोगों का कहना है कि वो केजीबी में थी। तो उसने कहा कि इनको आप ये पासपोर्ट दे दो और फिर हम उनको वीज़ा दे देंगे। तो जब नेताजी 23 मार्च से लेके 31 मार्च तक वो जब उन्होंने सफ़र किया, और वो मॉस्को थ्रू सोवियत रशिया, और 23 मार्च से 31 मार्च तक वो वहाँ पे थे मॉस्को में, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इतने बड़े नेता भारत के सोवियत रूस में आए हैं और वो किससे मिले हैं, क्या बातचीत हुई है, वो सारी फाइलें क्लेसिफाइड हैं। और यहाँ से किसी ने भी ये बोला नहीं कि भाई हमें ये फ़ाइल पढ़ने दो। कोई स्कॉलर नहीं गया, कोई इतिहासकार नहीं गया, किसी ने इसकी बात ही नहीं की कि वहाँ पे क्या नेताजी वहीं पे मतलब बैठे हुए घूम रहे थे मॉस्को में। ही वॉज अ सीरियस मैन, ही वॉज फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, और उसको रशिया की मदद की ज़रूरत थी। और उनके टाइज थे, वो एमएन रॉय था, वो सारे लेफ्टिस्ट थे जो आए हुए थे। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि कोई भी स्कॉलर, किसी ने भी इस पर दृष्टि नहीं डाली।
एंड दिस इज़ वन ऑफ द पैराडॉक्सेस एंड सीक्रेट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कि ये बात कभी खुल के नहीं आई कि वहाँ पे हुआ क्या था 8-10 दिनों में। फिर नेताजी वहाँ जर्मनी पहुँचे, उसके बाद में जर्मनी, वो हिटलर से जो मीटिंग हुई थी वो तो बाद में हुई थी, पर 41 के जून में उन्होंने ऑपरेशन बारबरोसा शुरू कर दिया और इन्वेजन ऑफ सोवियत यूनियन हो गया। तो वो फिर ये सारे जो संधियाँ थी, सारी जो अलायंसेस थी टूट गई। सोवियत जर्मन अलायंस टूट गया और सोवियत यूनियन का अंग्रेज़ों के साथ अलायंस बन गया। अब जब उनके अंग्रेज़ों के साथ अलायंस बन गया तो भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो कि वॉर को सपोर्ट कर रही थी, वो वॉर के खिलाफ हो गई। और उनको वो मतलब अपने पूरे कार्डर्स को समझाना पड़ा कि ये अब वॉर के हम खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि अब ब्रिटेन और रूस का मतलब एग्रीमेंट हो गया है। और ये बड़ी अजीब बात थी कि अब ये पहले तो ये कहते थे ना ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, अब वो ब्रिटिश साम्राज्य के दोस्त बन गए। तो सारी जो कम्युनिस्ट मूवमेंट थी वो दुविधा में पड़ गई। तो इसी दरमियान ये एटम बॉम्ब की रेस शुरू हो गई। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब ये टाइटल भी जा सकता है थंबनेल में कि रॉबर्ट ओपनहाइमर का जो आजकल चल रहे हैं ट्रेंडिंग, उनका भारत के पार्टीशन में बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है। अगर भारत का पार्टीशन विभाजन 1937 में हुआ होता या 1957 में हुआ होता तो बहुत अलग होता। हाँ, लेकिन क्योंकि ये 1947 में हुआ, इसलिए वो उसका कारण और जिस तरीके से हुआ वो पार्टीशन, उसमें रॉबर्ट ओपनहाइमर का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। तो अब ये जो रशियन रिसर्च थी, न्यूक्लियर रिसर्च, वो काफ़ी पीछे थी। न्यूक्लियर रिसर्च में जर्मन सबसे आगे थे और ब्रिटिश और अमेरिकन पीछे थे। लेकिन अमेरिकन जो थे उनके पास पैसा बहुत था, ब्रिटेन के पास पैसा नहीं था ज़्यादा, तो वो पीछे चल रहे थे। तो उनको ब्रिटेन को अपने जासूसों से पता चला कि जिनजियांग में यूरेनियम की कान है और वो कान जो है वो अक्साई चिन तक एक्सटेंड होती है। क्योंकि वो जो जियोग्राफिकल कंस्ट्रक्ट है वो उसी इलाके में ही नहीं कॉन्सेंट्रेटेड, लेकिन वो पूरी एक वेन जिसे कहते हैं, एक नस है जो जिनजियांग से नीचे कर्कश नदी के तक चलती है अक्साई चिन में। और वो माइनिंग चल रही थी और वहाँ पे साथ में जो मुसलमान थे वो बगावत कर रहे थे रूसियों के ख़िलाफ़, तो उनको तकलीफ़ बड़ी हो रही थी वहाँ माइनिंग करने में रूसियों को। तो फिर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने एक अफसर भेजा, लेफ्टिनेंट विलियम ब्राउन। वो पश्तो में फ्लुएंट था और साथ में उसको उन्होंने इंडक्ट किया कि भाई तू गिलगिट और ये जो इलाके हैं हुंजा, चित्राल, इश्कोमान, कोए खिज़र, इन सब रियासतों में तू अपनी दोस्ती बना। और उसने वहाँ पे सारी जो लोकल डायलेक्ट्स हैं उसमें माहिर हो गया, वो 7 डायलेक्ट्स का पंडित हो गया और उसने सबके साथ में दोस्ती बना ली। और साथ में वो क्या कर रहा था कि उसने एक स्पाई नेटवर्क बनाया जिसके तहत जो यूरेनियम वहाँ से माइन हो रहा था उसके सैम्पल्स इंडिया भिजवा रहा था, और इंडिया से ये लंदन जा रहे थे और अमेरिका जा रहे थे, और वहाँ जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनको स्टडी कर रहे थे कि भाई ये किस किस्म का यूरेनियम है और उनके पास किस किस्म का बॉम्ब बनेगा रूसियों के पास। तो ये पूरा मामला चल रहा, खेल चल रहा था। और यही विलियम ब्राउन है जो 1947 के बाद, मैं उस पर आ रहा हूँ। तो 1945 में जब अमेरिका ने ये ओपनहाइमर साहब ने ये बॉम्ब फोड़ा तो अमेरिकन पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया कि इसकी जो नॉलेज है हम किसी के साथ में शेयर नहीं करेंगे। तो ब्रिटेन जो है वो आउट हो गया। अब ब्रिटेन के पास बॉम्ब नहीं, लेकिन रशिया बॉम्ब बना रहा है और रशिया ब्रिटेन के ज़्यादा दूर नहीं है, तो कल को ब्रिटेन खतरे में पड़ जाएगा, उसका पूरा का पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। और जर्मनी की लड़ाई के बाद में उनको विजय तो प्राप्त हुई लेकिन वो खोखले हो गए। तो अब उस समय उनको ये दुविधा में पड़ गए कि अब क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक गिलगिट के पास एक साइज्मिक मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया। उसका कोड नेम था स्टोवेज। अब जब एक परमाणु विस्फोट होता है, अंडरग्राउंड कर लीजिए या ओवरग्राउंड,
तो धरती कांपती है। तो जो शॉक वेव्स निकलते हैं वो शॉक वेव्स वो साइज्मिकली मॉनिटर किए जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि धमाके का इसकी ताकत कितनी है। और साथ में साउंड भी आता है, एक आफ्टर शॉक आता है, तो उसके लिए आपको अकूस्टिक मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो उन्होंने एक ये साइज्मिक मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया और 2 अकूस्टिक मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जिनके कोड नेम्स थे बीवर एंड टैग डे। ये सब गिलगिट के इलाके में थे। और साथ में उनको पता चला कि जो सोवियत केजीबी का जो चीफ था बेरिया, उसने पूरा का पूरा ये जो इनका प्रोग्राम था उसने उसको लोकेट किया जिनजियांग के पास, क्लोज टू द यूरेनियम। एंड वहाँ पे एक सेमी पैलेटिन्स्क जगह है जहाँ पे उन्होंने टेस्ट साइट को बनाया। और ताजिकिस्तान जो बिल्कुल भारत के करीब है, जहाँ से वो मुग़ल आए थे, वहाँ पे उसने यूरेनियम की एक प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जहाँ के यूरेनियम और जो है जो माइन हो रहा था सिंजियांग से 300-400 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पे जाके वो रिफाइंड यूरेनियम ब्लॉक्स बन रहे थे। और उन ब्लॉक्स से फिर ये रिएक्टर उनका क्रिटिकल हो रहा था और फिर साथ में उसके फिर वेपन्स भी बन रहे थे। तो मतलब वो पूरा और ये काम तो और भी तेज हो गया होगा जब यूएस ने बॉम्ब डाला हिरोशिमा नागासाकी पे। बहुत तेज हो गया, बहुत तेज हो गया और उनके लिए ये इलाका बड़ा ही अहम हो गया। अब जब ये नेताजी का ये किस्सा हुआ और जब ये आज़ाद हिंद फौज बनी और ये बगावत हुई और ये आज़ादी की का जज्बा जो था वो इंडियन आर्मी के अंदर में आया, उस समय आपको देखना चाहिए कि 25 लाख फौजी थे जो भारत के, जो कि सेकंड विश्व युद्ध में लड़ रहे थे और वो सारे ट्रेंड थे। दे वर अ कंप्लीट ट्रेंड मिलिट्री आर्मी। उस आर्मी के बिना, इंडियन आर्मी के बिना अंग्रेज़ों और अमेरिकनों की विजय बिल्कुल नहीं होती अगेंस्ट जर्मनी। तो उन्होंने कहा कि अब ये अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये जो आर्मी है, हमें नहीं पता कि इसकी आर्मी के अंदर में इनका जज्बा क्या है इस समय। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ कि एक नेताजी का वो एसोसिएट था, उसका नाम था बुरहानुद्दीन। वो चित्राल का प्रिंस था। अच्छा। वो जो रियासत थी ऊपर गिलगिट के ऊपर, अब उसको अंग्रेज़ों ने कैद किया और उसको लाल किले में डाला। उसकी वहाँ पे ट्रायल चल रही थी कि भाई तू बागी है और तूने सेडिशन किया अगेंस्ट किंग एंड कंट्री एंड यू विल बी सेंटेंस्ड। अच्छा, उस कोर्ट मार्शल के जो प्रिजाइडिंग जज थे वो ब्रिगेडियर करियप्पा थे। अच्छा। जो बाद में भारत के केसी करियप्पा। हाँ, और वो उसके बाद में फील्ड मार्शल बने पोस्टमसली। तो वो ब्रिगेडियर करियप्पा जो थे, उन्होंने उसको 6 साल की सज़ा के लिए सेंटेंस कर दिया। लेकिन जब वो गार्ड्स वो प्रिंस बुरहानुद्दीन को ले जा रहे थे जेल में डालने के लिए, तो उन्होंने उनको रोका और वो डायस उतर के उन्होंने उससे हाथ मिलाया। तो इस बात को देख के अंग्रेज़ों को दिल में ये वो लग गया तीर कि जो ये ब्रिगेडियर करियप्पा जो इतना मतलब अपराइट सोल्जर है, वफादार सोल्जर है, जो इसके दिल में इस बागी के लिए रिस्पेक्ट है, तो बाकियों का क्या होगा। तो उस करियप्पा के इंसिडेंट के बाद में इन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि भाई हमको तो यहाँ से निकलना है, लेकिन हमको यहाँ रहना भी है, क्योंकि हमें वो अकूस्टिक मॉनिटरिंग स्टेशंस, वो 2 साइज्मिक मॉनिटरिंग स्टेशन, वो 2 अकूस्टिक मॉनिटरिंग स्टेशन, और फिर ये पेशावर और रिसालपुर एंड चकलाला। पेशावर के पास में रिसालपुर एयरबेस था रॉयल एयरफोर्स का, और चकलाला रावलपिंडी पे एयरबेस था। उन्होंने वहाँ से फ़्लाइट्स शुरू की हुई थी रिकॉनेसेंस की, जो कि फ़ोटोग्राफ्स लेती थी ये रशियन न्यूक्लियर एक्टिविटी की, ताजिकिस्तान में, ये जिनजियांग में, इस पूरे इलाके में। अब उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो बशर्ते बाई चांस कि हमारा कोई जहाज़ गिराया जाए एंटी एयरक्राफ्ट फायर से रशियन से, तो हमारे भी वो ब्रिटिश पायलट पकड़े जाएंगे, तो वो तो बड़ी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारी तो वैसे भी ट्रीटी चल रही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 40 पोलिश पायलट मंगवाए यूरोप से, जो कि अनएम्प्लॉयड थे उस समय, क्योंकि लड़ाई ख़त्म हो गई थी,
वो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में थे, जर्मन के खिलाफ लड़ रहे थे, लड़ाई ख़त्म हो गई, पोलैंड आज़ाद हुआ, लेकिन कम्युनिस्टों का दबदबा हो गया वहाँ पे, तो वो लोग वापस नहीं गए। उन्होंने कहा भैया तुम यहाँ पे आ जाओ। तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो आधार था वो पोलिश पायलट से बना, 23 पोलिश पायलट्स एंड 18 एयर क्रू। अच्छा। और जो लास्ट पोलिश पायलट था वो 1982 में रिटायर हुआ पाकिस्तान एयरफोर्स से। देखिए कितनी तो अजीब। 65 और 72 का युद्ध भी लड़ा होगा। हाँ बिल्कुल लड़ा होगा, 65 और 71 का युद्ध लड़ा होगा। तो ये पूरा का पूरा जो ये सारा गेम प्लान चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब ये कश्मीर का हमारे हाथ में होना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट कश्मीर हमारे ये जो अकूस्टिक मॉनिटरिंग और ये जो साइज्मिक मॉनिटरिंग है नहीं हो पाएगी। और तब तक ब्रिटेन का बॉम्ब भी नहीं बना था। और उन्होंने कहा कि ये जो फ्लाइट्स हैं और ये पंजाब का विभाजन भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो ये जो 2 बेसेस हैं रिसालपुर और चकलाला, जहाँ से कि हमारी रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स चल रही हैं, वो नहीं चल पाएंगी, तो हमारा जो पूरी ये मॉनिटरिंग है वो हम नहीं कर पाएंगे। और ओपेनहाइमर ने ये कहा कि जो रशियंस का टेस्ट होगा वो अमेरिकन मॉनिटरिंग जो है पैसिफिक ओशन में, वहाँ पे तक उसका असर नहीं पड़ेगा। तो उनके लिए भी ये जो साइट्स थे गिलगिट के पास, उनकी अहमियत बढ़ गई। और फिर ब्रिटेन ने उनके साथ में निगोशिएट करना शुरू कर दिया कि भाई जो हम यहाँ से कुछ डेटा निकलेगी तो हम तुमको देंगे, तो हमें भी कोई रियायत करो भाई, हमें भी कोई मदद करो ये बॉम्ब बनाने के चक्कर में। तो जितना आउटपुट आ रहा था तो उन्होंने वो सारा आउटपुट वहाँ भेज रहे थे अमेरिका, जो भी साइज्मिक एक्टिविटी। और जब आप फ्लाइट्स करते हैं आप वहाँ पे चेक करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी का लेवल क्या है वायुमंडल में, क्योंकि वो जब आप ये सब कर रहे हैं तो वो उसका रेडियो एक्टिविटी भी तो रिलीज होगी। तो ये दुविधा बन गई कि भाई हम यहाँ से निकलें और कैसे रहें। तो उन्होंने कहा कि अब ये कश्मीर का मसला क्या है। 31 जुलाई 1947 तक तो गिलगिट एजेंसी उनके भारत सरकार के पास थी, उन्होंने फिर ये वापस दे दी। अब इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि ब्रिटेन जो था वो उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ पावर, अब ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आप स्टेट आपका वही है, कंट्री वही है। जैसे कि आप चुनाव हार जाओ और आपको जो चुनाव जीतता है उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी, तो यू हैव टू वेकेट, तो आपका पावर ट्रांसफ़र हो गया, वो तो हो गया थ्रू इलेक्शन। बट इसमें जो था ये तो कॉलोनियल पावर था, तो ये ट्रांसफ़र कर रहा था टू द इंडिजिनस पावर, पर द इंडिजिनस पावर वांटेड द सिस्टम टू रिमेन द सेम। मतलब सरदार पटेल के विजन में ये था कि जो राज है वो राज वैसे ही रहेगा, लेकिन जो उसके राज के पीछे जो सत्ता है वो हमारी सत्ता है। तो ही वांटेड टू इनहेरिट द ब्यूरोक्रेसी। तब उन्होंने कहा कि ये IAS बनाया कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो कानूनी सिस्टम था, जो फौज थी, सारा कुछ हमको ये इनहेरिट करना है। तो ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ये इसको बैलेंस कैसे किया जाए, तो इस प्लान के लिए अंग्रेज़ों के लिए ये कश्मीर का पाकिस्तान में जाना बड़ा ज़रूरी था। और जो कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर था रामचंद्र काक, उसकी अंग्रेज़ बीवी थी, और जो रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, ब्रिटिश रेजिडेंट इन श्रीनगर, ब्रिटिश आर्मी मतलब श्रीनगर कश्मीर फोर्सेस की जो आर्मी चीफ था वो अंग्रेज़ था, और एक जो पुलिस चीफ था कश्मीर का जिसे कहते हैं IG, वो भी अंग्रेज़ था। तो ये चार जो लोग थे ये पूरे उस स्टेट को कंट्रोल कर रहे थे, और चारों का रुझान पाकिस्तान की तरफ था, और चारों का ये और उन्होंने सोचा भी यही था कि महाराजा हरि सिंह है ये कम से कम इंडिपेंडेंट होगा, वरना पाकिस्तान में जाएगा। नहीं, वो पहले तो उन्होंने उससे कन्विंस कर दिया था कि पाकिस्तान में जाओगे, और जिन्ना उससे मिले उन्होंने उसकी बड़ी प्रशंसा की कि भाई तुम ये हो, वो हो, फलाना हो, ढिमका हो, तुम्हें इंडिपेंडेंट स्टेटस होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा। लेकिन क्या हुआ, और उस अजम्पशन पे माउंटबैटन ने कहा कि अब वापस आते हैं 1 मिनट, कि ये 30 जून 1948 को हमें आज़ादी मिल रही थी। माउंटबैटन मार्च के महीने में आया 47 में, 22 मार्च को, और फिर मई के महीने में वो इंग्लैंड गया।
वहाँ के आने के बाद में जून के फर्स्ट वीक में उसने ये ऐलान किया कि आज़ादी की डेट आगे आ गई है 10 महीने, ये अब 15 अगस्त होगी। अब ये 15 अगस्त की चक्कर के अंदर में किसी को ये भी नहीं पता चला कि विभाजन पंजाब का हो रहा है, बंगाल का हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। वो आज़ादी के चक्कर में सारों लोगों का फोकस आ गया कि सत्ता हमारे हाथ में आने वाली है। इंडिया के अंदर में कांग्रेस पार्टी के पास सत्ता आने वाली है, पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के पास सत्ता आने वाली है, तो सारे लोग ख्याली पुलाव बनाने लग गए कि भाई ये हमारे पास मिनिस्ट्री आएगी, वो हमारे पास आएगी, फलाना ढिमका। तो जो मेन इशू था वो सारा कंफ्यूज हो गया। अब इन्होंने ये आज़ादी की डेट एडवांस क्यों की? उन्होंने आज़ादी की डेट एडवांस इसलिए की क्योंकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस को पता चला कि रशियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में बड़ी भारी तब्दीली हो गई है और वो एडवांस कर रहे हैं आगे, और उनका रिएक्टर क्रिटिकल होने वाला है, जिसके बाद में वो बॉम्ब का टेस्ट होगा, फिर उनके वेपनाइजेशन होगी। तो अंग्रेज़ घबरा गए। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब ये जो सारा जो ये किस्सा और लंबा चलेगा, हमारी यहाँ हुकूमत रहेगी, तो वाई नॉट वी गो इन फॉर प्लान बी, और प्लान बी के तहत ये पार्टीशन हो जाए और कश्मीर तो हमारे पास आएगा ही आएगा, बाकी इंडिया हम उनको दे देंगे। अब उसमें एक कैच था कि पंडित नेहरू का विजन था कि कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आर वेरी एसेंशियल फॉर इंडिया, क्योंकि उससे हमारी लैंड ब्रिज जो है दुनिया के लिए बनती है, सेंट्रल एशिया से हम कनेक्ट होते हैं। अब क्योंकि उन कांग्रेस पार्टी ने 1939 में रिज़ाइन कर दिया था, जो सबसे बड़ी भूल थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उनकी सरकार थी, तो वो पीछे हट गए। और जब रेफरेंडम हुआ तो वहाँ पे 0.47% से पाकिस्तान वाले प्रो पाकिस्तान जीत गए, इंडिया वाले हार गए। अब अंग्रेज़ों ने ये मैनिपुलेट किया था क्योंकि NWFP और कश्मीर के बिना उनकी प्रोग्राम चलता नहीं, क्योंकि उनका जो बेस था वहाँ रिसालपुर में और जो सारा कंट्रोल था ये गिलगिट में, वो वहाँ से चल रहा था। तो वो तो मतलब ये भी हो सकता है ना कि रिजल्ट्स मैनिपुलेट किए गए बिल्कुल हो सकता है। ये तो अभी कोई रिसर्च करेगा, वो जाएगा पता करेगा, और वो हमारे पास तो वो हमारी औकात तो है नहीं वो रिसर्च करने की कि क्या हुआ, और ना हमारे पास कोई फैसिलिटी जब है। तो बैलेट ही होते होंगे तो उन्होंने कर दिया होगा 50.4। तो वो NWFP निकल गया। तो फिर इन्होंने कहा माउंटबेटन ने कि ये जो लीज है हम इसको वापस कर देते हैं महाराजा को, ताकि जब कश्मीर जाएगा तो लीज़ नहीं रहेगी, जो लीज़ रहेगी तो इंडिया का रेजिडुअल राइट रहेगा गिलगिट पे। और सरदार पटेल ने जब ये लड़ाई हुई थी, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि इंडिया जो है ये कश्मीर की लड़ाई वैली के लिए नहीं लड़ रहा, ये लड़ाई लड़ रहा है गिलगिट के लिए। अब किसी को यहाँ पता नहीं था एक्सेप्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है बवाल, ये सारा ब्रिटिश न्यूक्लियर मॉनिटरिंग क्या हो रहा है। तो सरदार पटेल को कैसे पता था? नहीं, सरदार पटेल को ये नहीं पता था। सरदार पटेल को ये था कि गिलगिट हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छा। और नेहरू का विजन भी था कि गिलगिट हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, तो हमको ये गिलगिट हासिल करना है। तो फिर क्या हुआ कि ये जब ये सारा बवाल, और ये सब जब उनको पता चला ब्रिटेन वालों को कि उनकी तो हो गई है कि भाई ये तो गलत हो जाएगा, वो कर दिया। तो फिर नेहरू ने गांधी जी को भेजा श्रीनगर, और श्रीनगर वो पहुँचे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, और उन्होंने 3 डिमांड्स वहाँ पे रेस की। उन्होंने कहा कि एक महाराजा को उन्होंने कहा कि एक तो तुम काक को हटाओ, ठीक है, एक तुम इंडिया के साथ इंडिया में मिल जाओ, और तीसरी ये बात अब्दुल्ला को छोड़ो। अब वो अब्दुल्ला को छोड़ने का डिमांड उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जब वो आए श्रीनगर में तो वो उस जगह पे जा रहे थे जहाँ पे वो ठहर रहे थे, तो वहाँ पे एक जन सैलाब था और वो वहाँ पे नारा लग रहा था बागी अब्दुल्ला की जय, बागी अब्दुल्ला की जय। तो उन्होंने एक कश्मीर का सुपरिटेंडेंट था, मैंने उससे एक बात की थी इस बारे में, कोई 10 साल हुए, तो उसने कहा उसने खुद देखा कि गांधी जी ने कानों में उंगलियां डाल दी क्योंकि वो इतनी वो आवाज़ निकल रही थी कि बागी अब्दुल्ला की जय। तो गांधी जी निकल गए वहाँ से, वापस आ गए, पर महाराजा ने उनकी सिर्फ एक बात मानी, और वो भी उसने तब मानी जब उसके जो परिवार के लोग थे उन्होंने उस पर दबाव डाला कि भैया हम तो हिंदू हैं, हम वहाँ मुसलमानों के कंट्री में कैसे जाएंगे,
पाकिस्तान में ये कुछ अकल इस्तेमाल करो भाई, तुमको यहाँ पे इंडिया में आना चाहिए। तो उसका फिर वो रुझान फ्रॉम गोइंग टू बी इन एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान वो बन गया इंडिपेंडेंट। तो वो सोच रहा था कि मैं इंडिपेंडेंट ही रह जाऊँगा। अब अंग्रेज़ों के पास ऑप्शन था कि प्लान बी को एग्जीक्यूट करें। प्लान बी ये था कि इन्वेड कश्मीर। ये देखिए 3 जो हुए, मतलब हमारे पास जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर है, हाँ, ये गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो, और उसके बाद पुंछ का और ये सब पूरा जो इलाका है, हाँ, मतलब कश्मीर तक जो कबीले आए, ये पूरे कबीला नहीं कबैली। हाँ, ये सारे का सारा ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा ही किया गया था एग्जीक्यूट। बिल्कुल, ये सारे किया गया था एग्जीक्यूट। और क्या था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को एक पोस्ट दिया गया था डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के नीचे कोई 2-4 हज़ार का लश्कर था। तो ऐसे कोई 15-20 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे। अब वो वही पठान ड्रेस पहनते थे, और उन्होंने अंग्रेज़ों ने, अब देखो बड़ी इट्स अ वेरी डेलिकेट इशू कि डोमिनियन स्टेटस मिल गया है, भारत है पाकिस्तान है, दोनों का जो हेड ऑफ स्टेट है डोमिनियन स्टेटस में वो ब्रिटेन का सम्राट है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया है। अब आप ब्रिटेन की टेरिटरी को ब्रिटिश ट्रूप्स के साथ में इन्वेड कर रहे हो, यानी कि आप किंग के खिलाफ बगावत कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई जो ये पकड़े गए तो बड़ा बवाल होगा। तो वो जो सारे 20 के 20 वो जो थे ना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, उनके उन्होंने इस्तीफे ले लिए कि भैया तुम इंडियन पॉलिटिकल सर्विस और इंडियन आर्मी से रिज़ाइन कर जाओ एंड यू बिकम मर्सनरीज, मतलब किराए के टट्टू। पर थे तो वो वही काम, वही ऑर्डर वही ले रहे थे, काम वही करना था। अब पठान ऐसी कौम है जो कि जिनकी वफादारी जो अंग्रेज़ के साथ में बनी रही पिछले, जब से अंग्रेज़ों ने उन पे वो हावी हो गए थे, तो वो उनको बड़े रिस्पेक्ट करते थे। और उस समय क्या हुआ कि एक और हादसा हुआ, उसमें जब घुसेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन कौन से वाला? वो जनरल कलकट का कि वो इन्वेजन प्लान उसमें आते हैं, नहीं तो वो विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो एक ये जो विलियम ब्राउन था, इसको अंग्रेज़ों ने महाराजा कश्मीर को कन्विंस किया कि भाई इसको गिलगिट में आप स्थापित कर दो, इसको पॉलिटिकल ऑफिसर बना दो, और गिलगिट स्काउट्स का जो दस्ता है इसके अधीन हो जाएगा, ही विल बी द कमांडिंग ऑफिसर। तो विलियम ब्राउन ने क्या किया कि वो वहाँ पे बागी बन गया, उसने वहाँ पे बगावत कर ली, और जो गवर्नर था कश्मीर का ब्रिगेडियर घनसारा सिंह, उसको उसने कैद कर दिया। अब अंग्रेज़ों को ये दुविधा हो गई कि जो उस विलियम ब्राउन बागी हो गया, मिला हुआ था, वो मिला हुआ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिल के आया था। नहीं, वो बाद में मिला था, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो सारा खेल वहाँ पे अंग्रेज़ों का था। अंग्रेज़ों का था, क्योंकि अंग्रेज़ों का खेल पाकिस्तान में 47 से लेके 56 तक था। वो सारे गवर्नर अंग्रेज़ थे, सारे ऑफिसर अंग्रेज़ थे, सब वो था। वो तो पाकिस्तान बस जस्ट अ फ्रंट कि वो मतलब उनके नॉमिनी थे, प्रॉक्सी थे। तो उसने कहा कि भाई ये विलियम ब्राउन ने तो ये बगावत कर ली है। अब जो ये विलियम ब्राउन की बगावत जो है एडवांस में पता चल गई, क्योंकि अगस्त के महीने में एक डॉक्यूमेंट निकला, द इन्वेजन ऑफ प्लान फॉर इन्वेजन ऑफ कश्मीर, ऑपरेशन गुलमर्ग। ऑपरेशन गुलमर्ग, ये डॉक्यूमेंट जो है हर एक पाकिस्तानी कंटोनमेंट में भेजा गया, और बाई चांस ये बन्नू में पहुंचा, NWFP में। बन्नू में जो कमांडिंग ऑफिसर था वहाँ पे, वो इंडियन आर्मी का, जब ट्रांजिशन ऑफ पावर हो रहा था, तक पावर चेंज हो रहा था, वो गया था इंस्पेक्शन के लिए, अपने फेयरवेल के लिए, क्योंकि वो अंग्रेज़ था, वो जा रहा था छोड़ के। और उसका जो नंबर 2 था वो मेजर कलकट था, वो सरदार जी थे। अच्छा, ये मेजर कलकट को उन्होंने कहा कि आप अभी रुकी रखो सितंबर के महीने तक, उसके बाद में आप इंडिया चले जाना। जब आपको ये एक ब्रिगेडियर हयाउद्दीन है वो आएंगे, उनको आप चार्ज संभाल देना, हैंड ओवर करना। तो जिस दिन ये डॉक्यूमेंट आया रावलपिंडी से वहाँ पे बन्नू में, तो ही वॉज द मैन इन चार्ज। उसने ये कोरियर खोला, तो उसने देखा ये जनरल फ्रैंक मेसबी,
जो पहले इंडियन आर्मी के कुछ हफ्ते पहले इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ, ये नॉर्दर्न कमांड के चीफ थे, उनका ये उनके साइन का डॉक्यूमेंट, उनके हाथ की ऑथरशिप, इन्वेजन प्लान है, उसने फ़ोन कर दिया मिराली में, जहाँ पे बन्नू से, जहाँ पे वो ब्रिटिश ऑफिसर था, उसका वो चल रहा था इंस्पेक्शन, फेयरवेल इंस्पेक्शन। उसने ये बात कह दी, बता दी उसको। तो वो ब्रिगेडियर बड़ा घबरा गया। वो आया तुरंत, उसने कहा कि तुम वहीं रहो। तो उसने कहा भाई ये तो बड़ी गंभीर मामला है, तुम अपने बेटा और बीवी को भेज दो। तो उसने अपने वाइफ को और बेटे को इंडिया भेज दिया। उसके मतलब जान पहचान के लोग थे एडमिनिस्ट्रेशन में। और वो 4 या 5 सितंबर तक ये ब्रिगेडियर ने कहा उसे, ब्रिगेडियर मरे ने, कि तुम वहीं पे रहो। तो जब पावर हम इनको हैंड ओवर करेंगे तो फिर तुम ट्रेन में बैठ के चले जाना। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे एक NCO था, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, उसने इसको ऑब्जर्व कर लिया मेजर कलकट को ये करते हुए। जब वो पाकिस्तानी ऑफिसर आया तो उसने उसको शिकायत कर दी, और उस पाकिस्तानी ऑफिसर ने ये मेजर कलकट को कैद कर दिया। अब मेजर कलकट के जो सिपाही थे, जो मुसलमान थे सब, उनको ये लगा कि भाई हमारे मेजर साहब को तो ये इसका खून कर देंगे, ये जो नए अफसर आए हैं इसको तो फांसी पे चढ़ा देंगे। उनको ये नहीं पता था कि क्यों डाला है, तो गोली पे चढ़ा देंगे। उन्होंने उसको वहाँ से फरार कर दिया। और वो उसको रातों रात ट्रक में बिठा के ले गए मरी इंडस, एक जगह है जहाँ पे एक बड़ा भारी रेलवे का डेपो था, उसको ट्रेन पे चढ़ा दिया और वो मरी इंडस पे ट्रेन चली गई। सुबह उनको पता चला कि वो तो फरार हो गया, तो उन्होंने दस्ता भेजा वहाँ पे। तो मरी इंडस में एक आर्मी सर्विस कॉर का डेपो था, वहाँ पे एक अंग्रेज़ कर्नल था। उन्होंने उससे कहा कि इसको सरेंडर करो। उसने कहा मैं नहीं सरेंडर करूँगा इसको। और उस कर्नल ने उसकी मदद की, मेजर कलकट की। उसको उसने रसद पानी दिया, बंदूक दी, गोलियां दी, सब कुछ दिया, और उसने कहा कि तुम अब ट्रेन में चले जाओ। तो ट्रेन में चलते चलते वो वहाँ पे फिर इंडिया पहुँचा, और अक्टूबर के महीने में ये दिल्ली 20 तारीख को वो 19 को या 20 को शुरू होना था ये 22 का प्लान। 20 था। हाँ, 20 या 21, और ये 18 को पहुंचे दिल्ली में। हाँ, और इन्होंने बताया आर्मी ऑफिसर्स को। फिर ये मिलने गए ये आर्मी इंटेलिजेंस को। वो जनरल PN थापड़ थे जो बाद में बने थे आर्मी चीफ। उनको उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा प्लान है, तो उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। और वो एक मेजर जनरल कुलवंत सिंह थे, वो भी उनने भी उसको नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन एज़ पर कायदा उनको उससे सरदार बलदेव सिंह से मिलवाना पड़ा, जो डिफेंस मिनिस्टर है। बलदेव सिंह ने भी कहा कि गल करते पे हो जी, फटे मार रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। सो मतलब हम बता दिया था कि भाई इन्वेजन होने वाला है। और वो 2 दिन बाद इन्वेजन हो गया। उसके बाद नेहरू जी को पता चला, उन्होंने उसको बुलाया, उन्होंने फटकारा बलदेव सिंह को, उन सबको, पर इट वॉज टू लेट। अब क्या हुआ कि क्योंकि वो जो कबैली थे उनकी वफादारी पश्तूनों के साथ थी, और सॉरी वो अंग्रेज़ों के साथ थी। और अंग्रेज़ जब हटाए गए, वो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे, और उनकी जगह में पंजाबी ऑफिसर्स लगाए गए, तो उनका वो तालमेल चला नहीं। तो वो लूट मार में लग गए। और लूट मार में लग गए तो वो लूट मार के चक्कर में फिर वो डिले हो गए, और डिले हो गए तो फिर आर्मी आ गई 27 अक्टूबर तक। हाँ, और श्रीनगर बच गया। श्रीनगर बच गया। अच्छा, फिर ये सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये इंडियन आर्मी ने पूरा इलाका रिकवर क्यों नहीं किया। तो मैंने कुलदीप नैयर जी से पूछा, जो बड़े जाने हुए जर्नलिस्ट थे। मैंने कहा कि जी ये इंडियन आर्मी ने सीज़ फायर पे क्यों अग्री किया। तो उन्होंने कहा इसमें काफ़ी सारे मसले हैं, लेकिन जो उनकी नज़र में था कि मेजर जनरल कुलवंत सिंह को मैसेज आया कि दिल्ली से उन्होंने कहा है कि जब आप कश्मीरी स्पीकिंग एरियाज़ को रिकवर करोगे तो वहाँ पे आप अपनी सेना को रोक देना, आगे मत जाना, क्योंकि जो आप आगे जाओगे तो आप पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ में आ जाओगे। अब पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ तो ऑलरेडी जो मुस्लिम एरियाज़ हैं वो तो चले गए पाकिस्तान को, तो हम उस पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे। और शेख अब्दुल्ला का दबदबा वहाँ पे है ही नहीं, उनका तो वैली में ही है कश्मीरी स्पीकिंग इलाके में, क्योंकि कश्मीर के 5 हिस्से थे उस वक्त। एक तो गिलगिट का एरिया था, एक लद्दाख था, एक वैली था, एक जम्मू का एरिया था,
और एक ये मुजफ्फरपुर पूंछ बेल्ट थी जिसमें कि मीरपुर। आज़ाद कश्मीर का वो बना था, वो ऐलान हुआ था। वो पंजाबी स्पीकिंग था। तो इंडियन आर्मी रुक गई। लेकिन सवाल ये है कि इंडियन आर्मी इसलिए रोकी गई ताकि इंडियन आर्मी जो है वो ब्रिटिश इलाकों को टेक ओवर ना कर जाता। जो इंडियन आर्मी का मैंडेट था कि गिलगिट तक जाना, गिलगिट तक जाते तो ये स्टेशंस का क्या होता, वो फ्लाइट्स का क्या होता, वहां पे वो तो पूरी जो स्पाइंग चल रही थी, ब्रिटिश कंट्रोल था पूरा उसका क्या नाम होता। नाम के थे, पाकिस्तान का तो नाम नाम का था। हाँ, तो क्या होता। तो क्या उसमें माउंट बेटन का क्या रोल था? क्या उन्होंने भी इन्फ्लुएंस किया नेहरू को कि ना जाया जाए वहां पे? माउंट बैटन तो वो कहते हैं ना डॉक्टर जेकिल मिस्टर हाइड, एक तरफ पे अच्छा एक तरफ पे बुरा। माउंट बैटन ने तो अपनी छवि बनानी थी और माउंट बैटन ब्रिटिश डीप स्टेट का आदमी था और उसके पास मैंडेट था दैट एट ऑल कॉस्ट्स ब्रिटेन हैज़ टू मेक द न्यूक्लियर बॉम्ब, और उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। एंड फॉर दैट हमारा कंट्रोल गिलगिट, रिसालपुर और ये जो आपका है रावलपिंडी पे बना रहना चाहिए। और जो इंडियन आर्मी वो मुजफ्फरपुर ये जो बेल्ट है वहाँ पे आ जाएगी बॉर्डर पे, तो जो गन्स हैं, तोपें हैं आर्टिलरी की, वो सीधी वहाँ पे गोले बरसाएंगी रावलपिंडी पे। तो हमारे हवाई जहाज़ों का क्या होगा जो सारी रिकॉनेसेंस कर रहे हैं, और जो इंडियन एयरफोर्स है जो उन्होंने अटैक मारा रावलपिंडी पे, तो क्या होगा। तो सारे जो अंग्रेज़ अफसर थे उन्होंने नेहरू जी को कन्विंस किया, सरदार पटेल को कन्विंस किया कि भाई ये फ़ाइट जो है लिमिटेड रहने दो, इसको आप यहीं पे रोक दो और आपको आपका कश्मीर मिल जाएगा अपने हिस्से का, उसको आप डिस्प्यूटेड रहने दो, सीज़ फायर डिक्लेयर करो, यूएनओ में चले जाओ और देख लो वहाँ पे प्लेबिसिट होता है तो क्या होता है। लेकिन इसमें माउंट बैटन डिडंट हैव क्लीन हैंड्स। माउंट बैटन वाज हैड अ वेरी ड्यूबियस रोल टू प्ले। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब। और जो सारे उस वक़्त के जो टॉप जनरल्स थे, इसलिए तो उन्होंने ये जो लास्ट ब्रिटिश जनरल था बुचर, उसको उन्होंने परे किया नेहरू जी ने, और वो जनरल करियापा को बनाया आर्मी चीफ, क्योंकि वो सारे पाकिस्तान आर्मी का चीफ ग्रेसी और इंडियन आर्मी का चीफ बुचर और बीच में पहले लॉकहार्ट, ये सारे मिले हुए थे, सारे मिले हुए थे, एक दूसरे को बता रहे थे। और साथ में दोनों सेनाएं के पास ब्रिटिश अफसर थे, वो ब्रिटिश ऑफिसर के खिलाफ लड़ रहा था। एक ब्रिटिश ऑफिसर, एक दो मारे भी गए पाकिस्तान की साइड से। तो वो बवाल बनने वाला था बहुत बड़ा। तो उन्होंने कहा ये बवाल को कंट्रोल कैसे किया जाए, कंट्रोल किया जाए सीज़ फायर के ज़रिए। अच्छा, तो यूएन में जाने का क्या एक बड़ा कारण ये भी था? सबसे बड़ा कारण तो यही था। ये तो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में है ही नहीं। वो है ही नहीं बब, ये सब चीज़ें मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में है ही नहीं। दिस इज़ एन ऑल्टरनेटिव व्यू ऑफ हिस्ट्री विच इज़ ट्राइंग टू फिल द गैप्स, जो गैप्स हैं। अब देखिए, इसमें माउंट बेटन का जो रोल है, आपने कहा कि बहुत ड्यूबियस है, मतलब पता नहीं चलता कि किधर है किधर नहीं है। कम से कम उधर तो किसी को नहीं पता था 1947 में कि ये आदमी कर क्या रहा है। क्योंकि जैसे आपने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि गुरदासपुर की 3 तहसील और फिरोजपुर की 2 तहसील, ये मतलब खासकर गुरदासपुर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी एरिया था, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, स्लाइट मेजोरिटी। और वहाँ से ही आज भी अगर मेन रोड जो जाता है, वहाँ से जाता है, जो कटरा एक्सप्रेस वे भी जा रहा है, आज वहीं से निकल के जाएगा वो, तो वही एक रास्ता था जम्मू कश्मीर को। उसने वो इंडिया को दिया। हाँ, और उसने इसलिए दिया ताकि वो अपनी छवि बना ले कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये दे के फोकस नहीं रहेगा कि गिलगिट में क्या हो रहा है, कोई पूछेगा नहीं। तो अटेंशन को डिफ्लेक्ट करने के लिए उसने वो पाकिस्तान के हिस्से से वो निकाल के गुरदासपुर और फिरोजपुर के जो डिस्ट्रिक्ट थे वो उसने इंडिया को दे दिए। उसने कहा इट्स अ स्मॉल सैक्रिफाइस टू गिव टू द इंडियंस, एटलीस्ट वी आर सेफ, आवर प्रोग्राम इज सेफ। और रशियंस का बॉम्ब बना था 49 में, हाँ, और 52 में ब्रिटेन का बॉम्ब बना था। तो उसके 3 साल बाद में 55 में रशियंस ने अपनी टेस्टिंग साइट वहाँ से शिफ्ट कर दी थी और वो आर्कटिक में ले गए थे। तो फिर ब्रिटेन भी वहाँ से निकल गया, उसने कहा मैं हमारा तो काम पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पे काम शुरू होता है रशियंस का। हाँ,
जिसमें आपने लिखा है कि किस तरीके से रशिया की मदद से अक्साई चीन जो है वो हथियाया गया चाइना द्वारा, और उसमें भी ये बॉम्ब वाला बनाने वाला सिस्टम चल रहा था। अब देखो, ये जो रशिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था ना, और उनका जो रिएक्टर था, उसमें 8 गुना ज़्यादा यूरेनियम लग रहा था अमेरिकन से, इनएफिशिएंट था। तो जैसे कि पुराने ज़माने में यहाँ पे एम्बेसडर कार होती थी और वो मर्सिडीज बेंज से उससे तुलना करो, तो सिमिलर एग्जांपल है। तो उन्होंने कहा कि अब ये बाकी जो यूरेनियम है ये कहाँ है, तो वो पूरी जो कांड थी वो कर्कश नदी तक आती थी। अब कर्कश नदी जो है अक्साई चिन में थी, और ये यूरेनियम की जो कांड थी, जो वेन थी, इट वाज डिसेंडिंग राइट इनटू अक्साई चिन। तो 1949 में दिसंबर के महीने में सत्ता संभालने के बाद में चीन में माओ ज़ेडुंग ये गया वहाँ पे मॉस्को स्टालिन से मिलने और उससे मदद मांगने के लिए कि भाई मुझे आप हथियारों की फैक्ट्री दे दो, सब कुछ मेरे यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा दो, आप जर्मनी से सारा वहाँ से माल उठा रहे हो वॉर के बाद और मुझे आप शक्तिशाली बना दो और मैं आपके अधीन हूँ, आप मेरे माई बाप हो। तो स्टालिन ने उससे कहा कि भाई तुम ऐसा करो कि जिंजियांग के इलाके में तो हमने तुम्हारा कब्ज़ा करवा दिया है, अब तुम अक्साई चीन में जाओ और वहाँ से यूरेनियम की माइनिंग करके वो उसके लिए रोड बनाओ, और वो रोड के थ्रू ताजिकिस्तान में ये यूरेनियम का जो और है वो वहाँ पे डिपॉजिट करो। तो उन्होंने डील साइन की। माओ ज़ेडुंग को उसने 2 महीने तक वहाँ पे कैद रखा ऑलमोस्ट। कोई आपका हेड ऑफ स्टेट दूसरी कंट्री में जाता है 3-4-5 दिनों के लिए और वो 2-2.25 महीने तक वहीं रहता है। तो उन्होंने एक फिर ट्रीटी साइन की और एक कंपनी बनाई, साइनो सोवियत माइनिंग कंपनी, जिंजियांग माइनिंग कंपनी। और उसका जो मूल तत्व ये था कि 100% जो वहाँ से माल निकलेगा, जो भी मिनरल्स निकलेंगे, ऑयल निकलेगा, यूरेनियम निकलेगा, मोलिब्डेनम, बेरिलियम, ये सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के मिनरल्स थे, वो सारे जाएंगे रशिया। और आपको उसके अगेंस्ट हम $250 मिलियन के हथियार देंगे। ठीक है, तो आप अपना वो करो, क्योंकि माओ की दृष्टि वहाँ पे थी इस पे कोरिया में, कि वो वहाँ पे कोरिया में इन्वेजन करना चाह रहा था। तो उसने कहा कि वो भी देख लेंगे, तुम पहले तो ये काम शुरू करो। तो फिर उन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी का दस्ता जनवरी 1950 में भेजा। तो ये तिब्बत का भी इसीलिए तिब्बत तो इंडिपेंडेंट कंट्री था। और उन्होंने ये कहा कि अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि तिब्बत की जो 90% पॉपुलेशन है वो पूर्वी तिब्बत में रहती है, लासा के पास वहाँ पे। ये पश्चिमी तिब्बत में हार्डली 5 to 10% पॉपुलेशन है। इट्स अ कंप्लीट डेजर्ट एरिया। वहाँ पे एक गारटॉक नाम का शहर है। उस गारटॉक नाम के शहर में एक इंडियन आर्मी का दस्ता तैनात था 1902 से, जबकि इंडियन आर्मी तिब्बत में गई थी और तिब्बतियों पे फतेह हासिल की, और फिर तिब्बत जो है एक भारत का मतलब अधीन हो गया, वो भारत के कैंप में हो गया। और तिब्बत के सारे जो फॉरेन रिलेशंस थे वो सारे नई दिल्ली से डिसाइड होते थे कि भाई कौन सी कंट्री का दूतावास यहाँ पे आएगा, तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे। मतलब कि उन्होंने उनको पप्पू बनाया हुआ था इन सिंपल लैंग्वेज। तो वहाँ पे गारटॉक पे हमारा दस्ता था, और मेरी वो मेजर साहब हैं, उनका नाम था मेजर कृष्णात्री। उनसे मेरी बात हुई थी वो जब ये कोई 15 साल पहले, अब उनका देहांत हो गया। तो वो वहाँ पे 1947 से 1954 तक वो दस्ता था वहाँ पे, 150 सिपाहियों का। उनका काम था कि जो ट्रेड की प्रोटेक्शन करना। अब स्टालिन को ये डर था कि ये दस्ता जो है ये वहाँ से स्पाइंग करेगा हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। तो उसने चाइनीज़ को बोला कि इसको भी हटवाओ। तभी वो 54 में हटा, जब ये क्या कहते हैं, ये पंचशील ट्रीटी हुई। बट टू कम बैक टू द मेन पिक्चर, उसने रोड बनाई और उसने कहा कि ये कह दो कि हम तिब्बत में इन्वेजन कर रहे हैं। भैया तुम कौन सा बेवकूफ़ वहाँ पे पश्चिम तिब्बत में जाएगा जहाँ पे रेगिस्तान है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे 5% आबादी है, तो वहाँ पे इन्वेड करके क्या करोगे।
तुम ये सच बताओ ना कि हम रोड बना रहे हैं स्टालिन के लिए, रोड बना रहे हैं ताकि जो यूरेनियम ऑक्साइड चिन का जो इंडिया का यूरेनियम था वो आप माइनिंग करके वहाँ भेज रहे हो ताजिकिस्तान में। तो रशियन घुसपैठी जो है वो उस वक़्त शुरू हो गई थी। अब आप देखिए 1918 में भारतीय सेना रशियन से लड़ रही है रशिया के अंदर में। 1920 में वो कम्युनिस्ट पार्टी बनाते हैं ताशकंद में ऑफ इंडिया। 1936 में वो कांग्रेस पार्टी को इन्फिल्ट्रेट करते हैं फेलो ट्रैवलर्स के साथ में, लेफ्टिस्ट के साथ में। उसके बाद में फिर जब 47 में आज़ादी आती है तो वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं कि अब ये अंग्रेज़ यहाँ से हट गए, अब ये जो पूरा का पूरा नेचुरल रिसोर्स है उसको कैसे हम एक्सप्लॉइट करें। फिर वो चीनियों को ले आते हैं वहाँ पे, और फिर उन्होंने क्या किया, हमें तो अपनों ने लूटा। हाँ तो सो कॉल्ड अपने। हाँ तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऐलान किया कि गिलगिट से यहाँ पे वो हो रहा है, स्पाइंग हो रही है, टेररिज्म चल रहा है। अब किसको क्या पता था कि गिलगिट में क्या हो रहा है? उनको पता था कि गिलगिट में क्या हो रहा है, कि गिलगिट में वहाँ पे न्यूक्लियर स्पाइंग चल रही है, बाकी दुनिया को पता नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि ये स्पाइंग कैसे बंद हो। तो उन्होंने फिर शेख अब्दुल्ला को पटाने की कोशिश की, और शेख अब्दुल्ला के कैबिनेट के अंदर में कुछ एडवाइजर्स थे जो कि लेफ्ट विंगर्स थे, और उन्होंने उनको बागी बनाने की चेष्टा की। और फिर अंग्रेज़ों को ये घबराहट हो गई कि जो हम शेख अब्दुल्ला जो है यूडीआई डिक्लेयर करता है। यूडीआई क्या है? यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। जो वो भारत से अलग हो जाए तो फिर क्या होगा? तो हमारे यहाँ पे पीछे से भी आगे से रशियंस, पीछे रशियन, हमारे ये सारी स्पाइंग का क्या होगा? तो फिर उन्होंने नेहरू जी पर प्रेशर डाला, और फिर मेरा ये अंदाज़ है कि 1953 में जब अब्दुल्ला बर्खास्त हुआ, उसकी सरकार बर्खास्त हुई, उन्हें जेल में डाला गया, वन ऑफ द रीजंस वाज ब्रिटिश प्रेशर। एंड वहाँ के रशियन जो स्पाइज हैं वो लगातार वहाँ जा रहे थे श्रीनगर में। द हिस्ट्री यू डोंट नो। द हिस्ट्री वी डोंट नो। और ये भी तो उन्हीं का प्रोजेक्ट था, हरी सिंह को काउंटर करने के लिए। हाँ, ही तो ये सारा शुरू किया था 1931 में। बिल्कुल, क्योंकि हरी सिंह जो था वो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 की, उसमें उन्होंने एंटी ब्रिटिश स्टैंस लिया था, और 1925 में हरी सिंह ब्रिटिश के बदौलत ही महाराजा बना था। बिल्कुल। तो फिर उसने उनको बिट्रे किया, बागी बन गया। तो उन्होंने कहा इसको ख़त्म करो, और उन्होंने फिर ये पूरा एजिटेशन शुरू करवा दिया था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा बवाल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब राजा, एक राज्य होता है, राजा की हुकूमत सुप्रीम होती है, लेकिन अंग्रेज़ों ने कश्मीर में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया दैट परमिटेड पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली अगेंस्ट द महाराजा, और उसके गले में ठोसा। हाँ, और कहीं नहीं था, और कहीं नहीं था, सिर्फ कश्मीर में था। तो ये भी उन्हीं का प्रोजेक्ट था जो उनको 1953 में वाइंड अप करना पड़ा। आज जो वो चीनी बैठे हैं लद्दाख में, वो इसी चक्कर में बैठे हैं, क्योंकि लद्दाख एट दैट टाइम, आज की डेट में क्या है कि उसका पानी जो है दैट इज़ वेरी वाइटल, बिकॉज इट प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो इन्होंने जो 2 डैम बनाए गिलगिट के में, बुंजी डैम और डैमर बाशा डैम, उसके लिए पानी की सप्लाई उनके लिए बड़ी ज़रूरी है। वो पानी सारा इंडस नदी से आता है, और इसकी जो 4 ट्रिब्यूटरीज़ हैं, नूब्रा, शायोक, चैंग चेमो, गलवान, तो इसलिए उनकी निगाह उस पे इन नदियों पे है, तभी तो उन्होंने सेना अपनी लगाई हुई है वहाँ पे। तो ये जो सारा किस्सा है, ये अंग्रेज़ों, रशियंस और चीनियों के बदौलत हमें भुगतना पड़ रहा है। आज आप देखिए 75 साल से ऊपर हो गए आज़ादी के। वी आर गोइंग इन फॉर द 76th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। ये ओपनहाइमर अगर ब्रिटेन में पैदा होता और उनका 1942-43 में बम बनवा देता, तो हमारा मतलब हमारी ये नौबत गिलगित बल्तिस्तान तो कम से कम, और पंजाब पूरा अपने पास होता। ये नौबत नहीं आती जो ये, क्योंकि अंग्रेज़ों ने यूनियनिस्ट पार्टी जो थी ना पंजाब की, जिसमें कि सर छोटू राम थे और वो सर सिकंदर हयात खान थे, दे वर अपोज टू पार्टीशन, दे वर अपोज टू ये जो विभाजन हुआ देश का, पंजाब का।
पर वो तो खैर खैर 44 जो हो गया सो पहले गया। मर गए थे वो तो। हाँ, पर जो हो गया सो हो गया। लेकिन यू आर राइट कि ये शायद हकीकत अलग होती आज की डेट पे। गजब सर, थैंक यू सो इसलिए तो मच। मैंने ये अपनी किताब के यहाँ पे कवर पे ये माओ और स्टालिन की तस्वीरें लगाई हैं। और कश्मीर के कश्मीर पहाड़। का पहाड़ और ये पीछे परमाणु विस्फोट, बिकॉज दिस इज द लेगेसी ऑफ दिस ऑल। और ये हमको कहीं पे भी मतलब मतलब अल्टरनेटिव हिस्ट्री और क्रिएटिव फिक्शन टाइप में भी नहीं बताया जाता है कि ये भी एक हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी। अब मुझे ताज्जुब है कि क्यों नहीं बताया जा सकता। मुझे तो मेरे दिमाग में ये बात खटकी जब मैं कश्मीर पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। तो कुलदीप नैयर से मैंने जब पूछा कि ये अंकल ये क्यों हुआ कि ये फ़ौज क्यों रुक गई, तो उन्होंने कहा कि भाई उनको बोला गया था कि आप रुक जाओ। तो मैंने कहा यार ये चक्कर क्या है, तो इसको ज़रा इन्वेस्टिगेट किया जाए। फिर मुझे बात खटकी कि इसने ये जो इंडिपेंडेंस की डेट थी 30 जून 1948 से वो आगे क्यों लेके गए 15 अगस्त 1947 में, क्या कारण था जिसका कोई प्लॉजिबल और किसी ने पूछा ही नहीं। और जब माउंटबैटन लंदन से वापस आया जून के महीने में, उसने कहा ये 2 महीनों में हो रही है आज़ादी, वो बाकी बल्ले बल्ले होने लग गए कि आज़ादी हो रही है, आज़ादी हो रही है। बाकी जो उसके अंजाम है उसका क्या होगा। तो ये सारा जो बवाल है ना, हम लोग भुगत रहे हैं आज। नहीं, ये हमारे जो सारे जो लीडर्स थे ये बिल्कुल ही मतलब इनको कोई सेंस नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या मतलब बस प्यादे बना के घूम रहे थे। इधर को इधर कर दिया ब्रिटिशर्स ने, इधर से रशियंस ने कर दिया। अंग्रेजों ने क्या कोई भी डॉक्यूमेंटेड है ये क्या कि रशियंस ने जो ये सब करवाया अक्साई चीन में, या ब्रिटिशर्स के जो सब ऑफिस। इसके जो टुकड़े टुकड़े हैं ना, हाँ। मैंने ये टुकड़े टुकड़े जोड़ के ये एक रजाई बनाई है। हाँ। जिसके मतलब टुकड़े टुकड़े हैं। तो क्या हमारे जो लीडर्स थे वो नोट नहीं कर रहे थे यार क्यों हो रहा है ये, क्यों कर रहे हैं कि यार ये रशिया ने करवाया अक्साई चीन पे, क्या नेहरू का कोई रिएक्शन नहीं है डॉक्यूमेंटेड। फिलॉसफी ये थी भागते चोर की लंगोटी। हाँ। जो मिल जाए सो मिल जाए, सत्ता तो आए हाथ में। भारत की राजनीति में सत्ता की अहमियत सबसे इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है, सत्ता होनी चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।